गुड आफ्टरनून बेटा। वेरी गुड आफ्टरनून। Good afternoon. Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून। तो पहले तो आप लोग ये बताइए कि नेक्स्ट क्लास में जो लेक्चर एक शेयर किया था, मैंने कल शेयर करवाया था, उसको देख लिया था? हेलो। ये नहीं देखा अभी। हाँ सर अभी हाफ देख लिया था। नहीं, हाफ देखने का सर देख लिया। चलो एक एक सारे बच्चों को बताओ किसका किसने किसने देख लिया। लेट मी आस्क यू वन बाय वन टू ऑल ऑफ यू। कनिका, आपने देख लिया बेटा? No, sir. क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं देखा? सर आज देख लूंगी। नहीं तो फिर आज की क्लास आज देखने का कोई फायदा नहीं ना, क्योंकि आज की क्लास उसी के कंटिन्यूएशन में होनी थी ना। आपकी परसों क्लास लगनी चाहिए थी, मतलब कल लगनी चाहिए थी, कल लग नहीं पाई, स्केड्यूल ही नहीं किया किसी ने। तो आज की क्लास तो कोई फायदा नहीं होगा फिर। अब आज की क्लास में मुझे वो चीज़ करानी ही पड़ेगी। एनीवे, कनिका ने नहीं देखा। मयंक, तुमने देखा बेटा? वेरी गुड, फैंटास्टिक। अब जिन्होंने देखा उनका नुकसान है ना। महक, सर मेरे पास तो कल कोई आया ही नहीं लेक्चर। आया नहीं? नो सर। ऐसा कैसे हो सकता है? सर आपने अपने नंबर पर हेलो। सर आपने अपने नंबर से सेंड किया था। नहीं नहीं बेटा, मैंने उदय सर को दिया होगा, उदय सर ने सेंड किया होगा आप सभी को, क्योंकि आपके ग्रुप पर मेरा, मुझे तो आप उस ग्रुप पे अभी आपका ग्रुप कोई बना है नहीं बना है मुझे कुछ बताया ही नहीं गया। अच्छा, महक ने नहीं देखा। समरजीत, समरजीत तुमने देखा बेटा? नो सर। तुमने क्यों नहीं देखा? सर आप देख लूँ सर, मैं अभी नहीं, देख लूँ क्लास पे। कोई फायदा नहीं ना, क्लास के बाद देखने का कोई फायदा नहीं। अच्छा, तन्मय तुमने देखा? नहीं सर। तुमने भी नहीं देखा। यशस्वी? यस सर देख लिया। अब बेसिकली देखो तो आज की क्लास तो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए हो सकती है जिन्होंने देखा हुआ है। या तो मैं पूरी चीज को फिर दोबारा रिपीट करूं, तो दिस इज नॉट गुड, दिस इज वेरी बैड। एनीवे, इंस्टीट्यूट से कोई है? एक मिनट। उदय सर आप हैं या वंदना मैम है? हेलो। इन बच्चों को कल जो है जो लेक्चर था वो सारे बच्चों को मिला नहीं, और ना ही इनको प्रॉपरली इंस्ट्रक्ट किया गया कि इनको क्या करना है। दिस इज नॉट गुड। एनीवे, पिछले क्लास में क्या क्या किया था आप लोगों ने? लास्ट लेक्चर में क्या क्या कर लिया था? तन्मय आप बताओ। सर वो फिनाइट काउंटेबल, इनफिनाइट अनकाउंटेबल वो सब किया था। ओके, और भी कुछ किया था इसके अलावा? रिलेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ सेट के बारे में कोई डिस्कशन हुआ था? इक्वालिटी सर ऑफ रिलेटिव क्लासिफिकेशन एंड सबसेट थर्ड लेक्चर जो आपने सेंड किया था उसमें था। उसमें था डेफिनेटली, लेकिन उसको किसी ने देखा ही नहीं है, तो वो चीज़ मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। जिन बच्चों ने देखा उनका नुकसान होगा, वो बैठ के वे बोर होंगे क्लास के अंदर में, या चलो दोबारा देख लो, रिवाइज कर लो, बट यू हैव टू टॉक टू उदय सर रिगार्डिंग दिस, राइट? लेट्स कंटिन्यू विद द रिलेटिव क्लासिफिकेशन। रिलेटिव क्लासिफिकेशन का मतलब है कि आप एक सेट को किसी दूसरे सेट के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं फटाफट ब्रीफ करूंगा, आई विल नॉट गो गेट इनटू लॉट्स ऑफ डिटेल,
क्योंकि आप लोगों ने लेक्चर देखा नहीं तो आप दोबारा देख लेना डिटेल्स के लिए उस लेक्चर को। सबसे पहले तो इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट की बात हमने करी। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट, दो सेट्स को हम इक्विवेलेंट कब बोलते हैं? तो बोलते हैं A and B are equivalent set if and only if they have same number of element. Number of element in A is equal to number of element in B. There is no mention of the element. They are only talking about, definition talks about only number of element, not the element. तो element कुछ भी हो सकते हैं, but number of element same होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि एक सेट है A which is set of vowels and एक सेट है B which is collection of X such that X is perfect square of some natural number and X is less than equal to 30 एंड n नेचुरल नंबर है। ठीक है जी। अब ये दोनों सेट को अगर आप देखो तो वर्चुअली इक्विवेलेंट है या नहीं, ये जानने के लिए हमें पहले सेट को देखना पड़ेगा कि इसमें कितने एलिमेंट है। तो वॉवेल में A एंड E एंड I एंड O एंड U, तो क्लियरली नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट A इज 5। इफ आई लुक एट द सेकेंड वन, तो सारे परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर देखने जो 30 से लेस है, तो 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16 एंड 5 स्क्वायर इज 25। 6 स्क्वायर 30 को एक्सीड कर जाता है। तो यहाँ पर भी हमने ऑब्जर्व किया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज इक्वल टू 5 बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, so I will say that A is equivalent to B। तो ये तो हुआ इक्विवेलेंस की बात हुई कि दो सेट को इक्विवेलेंट बोलना मतलब उनकी कार्डिनल नंबर इक्वल होना। अब इक्वल सेट कब होंगे, इक्वल सेट कब बोले जाएंगे? तो अब लिखोगे, अगला हेडिंग देंगे इक्वल सेट्स। दो सेट्स को इक्वल कब बोलते हैं? इक्वल सेट A is equal to B कब? If and only if नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, क्योंकि अगर नंबर चेंज हो गया तो सेट इक्वल हो ही नहीं सकते। ये पहली कंडीशन है। मतलब इक्वल होने के लिए इक्विवेलेंट होना इज द प्राइमरी कंडीशन। बट अगर इक्विवेलेंट है तो इक्वल हो, ये गारंटीड नहीं, अभी बात कंप्लीट नहीं हुई है। एंड क्या होना चाहिए? एंड x बिलोंग्स टू A मस्ट इंप्लाई x बिलोंग्स टू B as well as x belongs to B must imply x belongs to A। what do you mean by this? ये लाइन का क्या मतलब है कि अगर कोई एलिमेंट A में है तो वो B में जरूर होना चाहिए, A का हर एक एलिमेंट B में होना चाहिए, एंड B में कोई एलिमेंट है तो A में होना चाहिए, मतलब B का सारा एलिमेंट A में होना चाहिए। तो भाई देखो, अगर A और B में सेम नंबर हैं एलिमेंट के, और अगर A के सारे एलिमेंट B में है तो B में एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि A और B के नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होंगे और एलिमेंट भी सेम होंगे। दैट इज नंबर ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ B एंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम। एक भी एलिमेंट डिफरेंट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि एक सेट है x such that x is letter of the word trigonometry, and B is a set consist of element R, I, O and T, Y
M, G, कोई छूट तो नहीं रहा, N, एंड E, ऐसा। तो ऑब्वियसली ये दोनों सेट सेम है, बिकॉज इसमें एलिमेंट कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, y भी होना चाहिए, y ले लिया। यहाँ पर देखो 3 है, 3 6 9 3, सर 0 2 टाइम्स आएगी। नहीं 0 नहीं बेटा, O। तो वर्चुअली सॉरी। तो कोई सेट को आप रिपीट, कोई एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते हो ना, तो एक ही बात है, दोनों सेट सेम ही होंगे। इसमें इसके एलिमेंट का कलेक्शन भी करोगे तो बस O का रिपीटिशन हटा दो, तो R है, देखो यहाँ पर R है, यहाँ पर R है, R दोनों में है, I दोनों में है, O भी दोनों सेट का एलिमेंट है, T भी दोनों सेट का एलिमेंट है ना, T का भी एक रेपिटेशन हटा दो, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ भी 9 लेटर्स का सेट है और ये भी 9 लेटर्स का सेट है, तो इक्वल सेट हो गए। तो इक्वल होने के लिए कार्डिनल नंबर भी सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ साथ एलिमेंट भी आइडेंटिकल या सेम होने चाहिए। तो ये तो हो गया जी इक्वालिटी ऑफ सेट और इक्विवेलेंट सेट की बात। अब आ जाते हैं सबसेट। सबसेट क्या है? तो पहले तो डेफिनेशन लिखो और फिर समझेंगे। अ सेट A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ B। किसी भी सेट को किसी सेट B का सबसेट कब बोलते हैं? इफ एंड ओनली इफ each element of A lies in B। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि A सेट B सेट का सब सेट है, सब मतलब छोटा, तो A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए, A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए। ईच एलिमेंट ऑफ A मस्ट लाई इन B, मतलब A के सारे एलिमेंट B के एलिमेंट होने चाहिए। B में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं बट A में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि A सब है, पार्ट है किसका? B का। और इसका नोटेशन क्या है तो ये भी लिख देंगे, एंड डिनोटेड बाय। अगर ऐसा हुआ तो हम कैसे डिनोट करते हैं? तो डिनोटेड एज A इज अ सबसेट ऑफ B डिनोट करना है तो आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे A, ये जो सिंबॉलिक नोटेशन है ये सबसेट का नोटेशन है B, इसको बोलते हैं इज सबसेट ऑफ, इज सबसेट ऑफ। ये रीड करेंगे इसको, रीड एज, जहां कहीं ये सिंबल लगा हुआ है तो आप क्या रीड करेंगे? इज सबसेट ऑफ, मतलब A इज सबसेट ऑफ B पढ़ेंगे इसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1,3,5 इज सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7। Is it true or false? So in order to know, in order to understand that something is true or false, means if you say that this is A and this is B, and if you call upon that A is a subset of B, how do you say that this statement is correct or not? So look at every element of the subset and try to figure out whether it is there in superset or not. तो ये 1 यहाँ 1 A में है तो 1 B में भी है, 1 belongs to A implies 1 belongs to B। ऐसे 3 को देखो, 3 belongs to A implies 3 belongs to B। अब 5 को देखो, 5 belongs to A implies 5 belongs to B। इसका मतलब है कि every element of A is there in B। क्लियर हुआ? Each element of A is in B। इसका मतलब है A is subset of B। So A is a subset of B is true।
ठीक है। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर ए बी का सबसेट है तो बी को ए का क्या बोलते हैं? तो आप ये भी लिखेंगे देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, सुपर सेट ऑफ ए। सब मतलब छोटा, सुपर मतलब बड़ा। ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट है। और इस बी सुपर सेट ऑफ ए को लिखना होगा तो बी लिखेंगे और ऐसा सिंबल ए लिखेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसी सिंबल को ध्यान से देखो, इस सिंबल को देखो या इस सिंबल को ध्यान से देखो। इस सिंबल में जो बेंड है, बेंड जो है वो ए की तरफ होना चाहिए और जो लेग है दोनों वो बी की तरफ होना चाहिए। मतलब दिस बेंड इज टूवर्ड्स, बेंड पोर्शन जो है ये टूवर्ड्स सबसेट होता है। और ये जो लेग्स हैं, लेग्स ये टूवर्ड्स सुपरसेट। ये हमेशा याद रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओरिएंटेशन क्या है। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे? बी सुपरसेट ऑफ ए और ए सबसेट ऑफ बी, एक ही बात है। चाहे आप बोलो बी सुपरसेट ऑफ ए, चाहे इसे बोलो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। आई थिंक इतनी बात तो सबको समझ में आ रही, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। हाँ या ना फटाफट बोलते जाओ। नो सर। तो सबसेट का मतलब समझ में आ गया, सुपरसेट और सबसेट का रिलेशन समझ में आ गया। अब इसके बाद लिखेंगे सबसेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट की बजाय कंस्ट्रक्शन ऑफ सबसेट पे पहले आते हैं। तो आप हेडिंग देंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ सबसेट्स, फाइंडिंग सबसेट्स, किसी सेट के सबसेट बनाना। अभी तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि किसी भी सेट के जो सबसेट्स हैं वो कैसे बनते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक सेट है ए और इसके अंदर एलिमेंट 2 है, एक्स एंड वाई। तो इसके सबसेट बनाना है तो कैसे बनाएंगे? इफ बी इज सबसेट ऑफ ए, या इसको बी ही मान लो, ए के बजाय बी मान लो, जैसा हम अभी तक लिखते हैं। तो इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ए के एलिमेंट कहां से आएंगे? ए शैल बी फॉर्म्ड सेलेक्टिंग एलिमेंट्स फ्रॉम बी, क्योंकि सबसेट के सारे एलिमेंट सुपरसेट से ही आते हैं। हाँ या ना बोलते रहो साथ के साथ में। तो बी के एलिमेंट से हम एलिमेंट चूज करेंगे। तो हम ऐसे बोलेंगे कि भाई ऐसा करो कि एक ऐसे बी के लिए एक हम लोग एक ऐसे खाली कंटेनर बना देते हैं और इसमें एलिमेंट डालेंगे। कहाँ से डालेंगे? सॉरी, ए के लिए, सबसेट के लिए बी से एलिमेंट लेंगे और इसी में डालेंगे। अब एलिमेंट को सेलेक्ट करके यहाँ रखना है तो सबसेट बोला जाएगा वो। तो इस एलिमेंट को सेलेक्ट करना, सिलेक्शन की प्रोसेस को कभी गौर से देखा है? सिलेक्शन में आप करते क्या हो? आप हर एक एलिमेंट के पास जाते हो और उसके बारे में डिसीजन लेते हो, यस और नो टेकन। अगर यस बोलते हो तो वो एलिमेंट आपके साथ आ जाएगा और नो बोलते हो तो वो वहीं रह जाएगा, नहीं आएगा आपके साथ। ऐसे इसको भी यस भी बोल सकते हो और नो भी बोल सकते हो। मतलब हर एक एलिमेंट के साथ यस या नो में डील करना होता है आपको। तो मैं देखो यहाँ पर मैं एक्स है, यहाँ पर वाई है और मैं डील कर रहा हूँ यस और नो से। तो अगर मैंने दोनों को बोल दिया नो, तो उस केस में कोई एलिमेंट सेलेक्ट नहीं हुआ, तो ए जो सेट है ये सबसेट क्या हो गया? एम्प्टी सबसेट हो गया और 5 बन गया, 5। अब अगर मैंने x को बोल दिया यस और y को बोल दिया नो, तो आपके पास क्या फॉर्म हुआ? सिंगलटन सेट x बन गया। और जरूरी तो नहीं कि आप x को यस बोलो और y को नो, आप इसको यस बोल दो और इसको नो बोल दो, तो सिंगलटन सेट y फॉर्म हो जाएगा।
तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि एक तो नल सबसेट बना और 2 सिंगलटन सबसेट बन गए, 2 सिंगलटन सबसेट्स। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलते रहना साथ के साथ में। हाँ जी, क्लियर है? yes, तो फर्स्ट केस में ये था हमारा x और ये था y। फर्स्ट केस में हमने दोनों एलिमेंट को नो बोला, फिर एक को यस बोला और एक को नो। अब दोनों को यस बोल दो, तो उस केस में तुम्हारा क्या बनेगा, क्या बन जाएगा? एक्स वाई। ये डबलेट है, सेट इटसेल्फ। तो यहां से देखो दो बातें समझ में आई कि नल सेट, किसी भी सेट का जब सबसेट लोगे तो उसके सारे एलिमेंट को नो बोलोगे तो नल सबसेट बनेगा, और सारे एलिमेंट को सिलेक्ट करोगे, ले लोगे, यस बोलोगे तो वो सेट इटसेल्फ बनेगा। तो नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में कुछ 4-5 प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे, फटाफट मेंशन करते जाओ। फर्स्ट प्रॉपर्टी पहली क्या है? नल सेट फाई और एम्प्टी ब्रैकेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरी प्रॉपर्टी, ईच सेट ए, एवरी सेट ए, ईच सेट ए itself या each set A is subset of itself, is subset of itself। हर एक सेट अपना खुद का सबसेट होता है, क्योंकि हर एक सेट के एलिमेंट उसमें लाई करते हैं। ठीक है, तो P1 हो गया, प्रॉपर्टी 1 क्लियर हो गया, प्रॉपर्टी 2 क्लियर हो गया। हाँ या ना बोलते रहेंगे, सही है ना जी? बोलो बेटा, ठीक है। Yes. थर्ड प्रॉपर्टी, if A is a subset of B and B is a subset of A, this implies A equal to B। अगर A सेट B का सबसेट है और B A का सबसेट है, मतलब A के सारे एलिमेंट B में हैं एंड B के सारे एलिमेंट A में हैं, तो A इक्वल टू B हो जाएगा। ये इक्वालिटी की कंडीशन है, कंडीशन ऑफ इक्वालिटी। कोई भी दो सेट को इक्वल प्रूफ करने के लिए हम यही प्रूफ करेंगे। तो यहां पर नोट करके लिख दो, टू प्रूव A इक्वल टू B क्या करेंगे? A सेट को B के इक्वल प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? पहला स्टेप, लेट X बिलोंग्स टू A एंड शो दैट X बिलोंग्स टू B। इससे ये प्रूव हो जाएगा कि A इज अ सबसेट ऑफ B। A का एलिमेंट B में दिखाने का मतलब है आपने प्रूफ कर दिया A B का सबसेट है। फिर आप कंसिडर करना है ना, लेट Y बिलोंग्स टू B। मान लो B सेट में एक एलिमेंट Y ले लिया और Y को B में लेकर के प्रूफ कर दो कि Y A में होगा एंड शो दैट Y बिलोंग्स टू A। इससे प्रूव हो जाएगा कि B इज अ सबसेट ऑफ A। A B का सबसेट प्रूफ कर दिया, B A का, एंड यहां से प्रूव हो जाएगा A इक्वल टू B। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो इक्वालिटी ऑफ टू सेट के लिए हेल्प करेगी। तो पहली प्रॉपर्टी, नल सेट हर एक सेट का सबसेट है। दूसरी प्रॉपर्टी, एवरी सेट A इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है तो A इक्वल टू B होगा। अब मैं फोर्थ प्रॉपर्टी पर जा रहा हूं। अगर इस स्लाइड में अभी तक कुछ भी बात ऐसी हो जो आपको नम समझ में आई हो या कम समझ में आई हो, यू मे आस्क प्लीज। अगर सब कुछ क्लियर है तो मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, उस पर रिप्लाई कर दो कि कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अभी तक जितने पॉइंट्स, सबसेट की डेफिनेशन, इक्वालिटी, इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे बनाते हैं, और ये तीनों प्रॉपर्टीज क्लियर है।
एक बच्चा है जिसने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया। सबने रिप्लाई कर दिया बेटा? सबको क्लियर है? ओके जी, ओके। चलो फिर फोर्थ प्रॉपर्टी पे चलते हैं, प्रॉपर्टी 4। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? तो चौथी प्रॉपर्टी है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ए के सारे एलिमेंट बी में हैं एंड बी के सारे एलिमेंट सी में हैं। समझ रहे हो क्या हो रहा है सिचुएशन? फॉर एग्जाम्पल मान लो ए सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 एंड 3 एंड बी सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 एंड 5 और सी सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए बी का सबसेट है, बी के सारे एलिमेंट सी में है तो बी सी का सबसेट है। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि ए सी का सबसेट होगा। A is a subset of C। हाँ या ना जल्दी बोलो। अगर A B का सबसेट है और B C का सबसेट है तो A C का सबसेट होगा। ये बात दिख रही है? जैसे ये Yes, sir. इस सर्कल के अंदर A के एलिमेंट है और इस सर्कल के अंदर B के एलिमेंट है और इस सर्कल के अंदर C के एलिमेंट है। तो ये समझ सकते हो, डायग्रामेटिकली समझने का सबसे बेस्ट तरीका है। ए का एलिमेंट बी में लाई कर रहा है और बी का सी में लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली ए का एलिमेंट सी में लाई करेगा। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? अब आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पर, नंबर ऑफ सबसेट्स। हेडिंग देंगे फोर्थ प्रॉपर्टी में, फोर्थ प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सबसेट्स। किसी सेट में कितने सबसेट्स हो सकते हैं? इफ a set A has n number of elements, n number of elements, अगर किसी सेट में n एलिमेंट है then number of subsets of A is equal to 2 raised to the power number of element in A, that is 2 की पावर n। अभी मैं प्रूफ कर रहा हूं इसको। मतलब किसी सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स अगर आपको फाइंड करना है तो 2 की पावर में उसका कार्डिनल नंबर डाल दो। क्यों? प्रूफ इस बात का देखो। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, अब मैं जो बोल रहा हूं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ डीलिंग विद एलिमेंट्स ऑफ ए, elements of A each in 2 ways, yes or no। ऐसे समझो कि कोई बोलता है कितने सबसेट्स होंगे तो हम बोलेंगे जितने तरीके से मैं ए सेट से एलिमेंट सेलेक्ट कर सकता हूं। ठीक है? अब मान लो एक सेट ए है जिसके अंदर में एलिमेंट है 1 2 एंड 3 और बोल रहे हैं कि इसके सबसेट बनाओ। तो इसका सबसेट बनाने के लिए कितने सबसेट बनेंगे? नंबर ऑफ वेज। तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू
number of ways of choosing elements of A, जितने डिफरेंट तरीके से हम एलिमेंट्स चूज कर सकते हैं। अब कितने तरीके से एलिमेंट चूज कर सकते हैं, तो मैंने बोला चूज करने के लिए हर एक एलिमेंट के साथ हमें डील करना पड़ेगा, या तो यस या तो नो बोल के। तो कितने ऐसे वेज होंगे, तो हर एक एलिमेंट को डील करने का 2 वेज है। तो वन को कितने तरीके से डील करते हैं, या तो लेंगे या तो नहीं लेंगे, तो 2 वेज है। इनटू 2 को डील करने के कितने वेज होंगे, तो 2 वेज होंगे। मतलब 1 के लिए 2 वेज हैं, 1 टेकन और नॉट टेकन। अब 1 इज टेकन के रेस्पेक्ट में 2 के लिए 2 वेज हैं, 1 इज टेकन 2 इज टेकन, या 1 इज टेकन 2 इज नॉट टेकन। तो पहले एलिमेंट के एक वे के कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे को 2 तरीके से डील कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड के 4 वेज हो जाएंगे, जैसे बोथ टेकन, फर्स्ट टेकन सेकंड नॉट टेकन, फर्स्ट नॉट टेकन सेकंड टेकन, एंड फर्स्ट एंड बोथ सेकंड नॉट टेकन। तो 2 एलिमेंट होंगे तो 2 इंटू 2 4 वेज होंगे। अगर 3 एलिमेंट होंगे तो इसमें हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग तीसरे वाले के 2 चॉइस होगी। जैसे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2 चॉइस होगी, टेकन नॉट टेकन। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी 2 चॉइस होगी, टेकन नॉट टेकन। तीसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग भी 2 चॉइस होगी, टेकन नॉट टेकन। चौथे के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 चॉइस, नॉट टेकन टेकन। तो फिर से एक 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे जितने एलिमेंट होंगे हर एक के लिए 2 वेज, तो n एलिमेंट है तो n टाइम्स 2 मल्टीप्लाई होगा, n टाइम्स। पहले एलिमेंट के लिए 2 वेज, दूसरे के लिए भी 2 वेज, तीसरे के लिए भी 2 वेज, और ये 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके टोटल कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n वेज। ठीक है, तो अब ये प्रोसेस को एक केस में मैं करके दिखा रहा हूं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला हो गया, 2 की पावर n नंबर ऑफ सबसेट्स का फार्मूला हो गया। कितने लोगों को ये नंबर ऑफ सबसेट वाली बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई तो ये मत बोलना नहीं है आ गया, आप बोलना नहीं समझ में आया। क्लियर है बेटा? कनिका, मयंक, महक, समरजीत बोलो, सभी लोग बोलो। मैं सबसे पूछ रहा हूं, एक बच्चे से नहीं पूछ रहा हूं। यस सर। ठीक है, ठीक है। अब ऐसा करता हूं कि एक पॉइंट और डिफाइन करते हैं, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, या पहले क्वेश्चन ही करते हैं। एक क्वेश्चन करो, एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, उसमें कुछ डिस्कशन करेंगे, वहां से कुछ बातें सीखेंगे फटाफट। तो इधर देखो, एक टेबुलर प्रेजेंटेशन मैं करने जा रहा हूं। यहाँ फर्स्ट में ऐसे एक कॉलम होगा, से फर्स्ट कॉलम ऐसे, एक मिनट, ठीक है। अब उसके बाद में फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे सेट ए, सेकेंड कॉलम में उसका नंबर ऑफ एलिमेंट लिखेंगे, थर्ड कॉलम में उसके सबसेट्स लिखेंगे। सबसेट मतलब बना बना करके कितने बनेंगे वो सारे सबसेट मेंशन करेंगे थर्ड में, ऐसा। फोर्थ कॉलम में हम नंबर ऑफ सबसेट्स लिखेंगे। ठीक है, अब जरा मैं, ये बहुत यूजफुल डिस्कशन है जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं। तो यहां पर लिखेंगे सबसेट्स ऑफ ए, हेडिंग देंगे सबसेट्स ऑफ ए, हर एक कॉलम का जो हेडर है सबसेट्स ऑफ ए, फिर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, अब इस डिस्कशन में इंपॉर्टेंट बात क्या है उस पे आओ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम कैटेगरी वाइज सबसेट बताएंगे, जैसे कि नल सबसेट, नल सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गए 0,
और नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे 2 की पावर 0 दैट इज 1। और वो क्या है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो यहां से कोई एलिमेंट लेंगे ही नहीं, तो जो सबसेट बनेगा नल ही बनेगा। नल सबसेट का, नल सेट का एक ही सबसेट है, वो नल है। अब आ जाएंगे सिंगल्टन सबसेट। सिंगल्टन एक्स एक सबसेट है, इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे 2 टू द पावर 1, 2 सबसेट्स बनेंगे। ठीक है, वो कौन कौन से, जब आप इस एलिमेंट को ले लेंगे, नहीं लेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, तो नल सबसेट, एक नल सबसेट बनेगा और एक सिंगल्टन सबसेट बनेगा। नल सबसेट और एक सिंगल्टन सबसेट, सेट इटसेल्फ। तो ये नल सबसेट है, तो नल सबसेट 1, या इसको अगर ऐसे लिखें एक ही लाइन में तो ज्यादा कम स्पेस में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर फर्स्ट वाले में एक लिख रहा हूं, एक ही सबसेट है। सेकंड वाले में 1 1 ऐसे लिख रहा हूं मैं, 1 and 1। ये 1 किसके लिए है, नल सबसेट, नंबर ऑफ नल सबसेट। और ये क्या है, नंबर ऑफ सिंगल्टन सबसेट। ये नंबर ऑफ नल सबसेट, ये नंबर ऑफ सिंगल्टन सबसेट। अब आ जाएंगे 2 एलिमेंट का सेट लेते हैं। टोटल कितने हो गए, 1 + 1 2 हो गए, तो 2 की पावर 1 2 होता है, देखो मैच भी करना। अब तीसरे में आते हैं, अगर 2 एलिमेंट का सबसेट की बात करें, अभी जस्ट बना के दिखाया था मैंने आपको, इसमें 2 एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट 2 स्क्वायर, 2 की पावर 2 मतलब 4 होंगे। ये 4 को कैटेगराइज करो, तो जब आपने एक भी एलिमेंट नहीं लिया तो नल सबसेट आ गया, तो एक तो नल सबसेट हो जाएगा और 2 सिंगल्टन हो जाएंगे, सिंगल्टन एक्स एंड सिंगल्टन वाई, और एक सेट इटसेल्फ हो जाएगा, दोनों जब ले लेंगे तो देख रहे हो ये एक 1 नल सबसेट एंड 2 सिंगल्टन सबसेट्स। तो ये 1 और ये ऊपर वाली लाइन का 1 1 ऐड कर दो तो यहां देखो 2 आ गया, और 1 सेट इटसेल्फ। तो ये जो यहां ब्रेकअप मैं लिख रहा हूं, ये कैटेगरी वाइज सबसेट बता रहा हूं। एक भी एलिमेंट, नो एलिमेंट वाला एक सबसेट, एक एलिमेंट वाले 2 सबसेट, और ऑल एलिमेंट वाला एक सबसेट। अब 3 एलिमेंट का सेट पे जाओ, x, y, z। इसके बारे में बात करो, इसमें कितने एलिमेंट है 3, कितने सबसेट्स होंगे टोटल। अब यहां देखो सबसेट कितने हैं, 2 स्क्वायर है तो 1 + 2 + 1 है, ये ब्रेकअप है। ऐसे यहां पर 2 क्यूब हो जाएगा ना, 2 क्यूब मतलब होता है 8। इसका ब्रेकअप कैसा आएगा, तो 1 नल एंड 3 सिंगल्टन। x लिया yz रिजेक्ट किया, y लिया xz रिजेक्ट किया, z लिया xy रिजेक्ट किया, तो 3 सिंगल्टन बनेंगे, सिंगल्टन x, सिंगल्टन y, सिंगल्टन z। 1 3, तो यहां लिखो 1। अब जरा देखो ऊपर वाली रो के नेबरिंग एलिमेंट को ऐड करो, 1 + 2 क्या होता है 3, तो 3 सिंगल्टन, 2 + 1 3, 3 डबलेट भी बनेंगे। एक को लेना और 2 को रिजेक्ट करना से सिंगल्टन बनेगा, और जिसको आपने रिजेक्ट कर लिया उसको ले लो और जिसको लिया था उसको रिजेक्ट कर दो तो डबलेट बन जाएगा। तो जितने सिंगल्टन उतने डबलेट बनेंगे, है ना। x को रिजेक्ट किया तो yz डबलेट है, y को रिजेक्ट किया तो zx डबलेट है, और z को रिजेक्ट किया तो xy डबलेट है, तो 3 डबलेट बन जाएंगे, और एक सेट इटसेल्फ बनेगा xyz। तो यहां पर भी ब्रेकअप बड़ा सिंपल है, 2 क्यूब = 8 जो है वो 1 + 3 + 3 + 1, ये ब्रेकअप है। 1 1 + 2 3, 2 + 1 3, और 1 से एंड करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे 1 से एंड करेंगे रो को। अब 4 का अपने आप लिखो, अब 4 का, 4 एलिमेंट के लिए क्या होगा आंसर, 4 एलिमेंट का कोई सेट है, इसके अंदर टोटल कितने सबसेट बनेंगे 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 की पावर 4 होता है 16। कैसे वो ब्रेकअप आएगा, एक नल, तो यहां लिखा नल, 1 + 3 4 सिंगल्टन, सिंगल्टन x, सिंगल्टन y,
सिंगल्टन जेड, सिंगल्टन यू। फिर 3+3 6 डबलेट, कौन कौन से? एक्स वाई, एक्स जेड, एक्स यू। एक्स के साथ 3 पेयर बन रहे हैं, एक्स वाई, एक्स जेड, एक्स यू। अब एक्स को हटा दो, वाई के साथ कितने पेयर बनेंगे? एक्स को डिलीट करके वाई जेड, वाई यू, 5 हो गए। अब वाई को भी हटा दो, एक्स तो पहले ही हट गया है, तो जेड यू। ये देखो 6 बन गए कि नहीं? तो 6, 1+3 4, 3+3 6, फिर 3+1 4, 4 ट्रिपलेट बनेंगे। ट्रिपलेट मतलब 3 लेना, एक को छोड़ना। तो कौन से एक को छोड़ोगे? तो 4 तरीके हैं। एक्स छोड़ा तो एक्स वाई जेड बन गया, नहीं यू छोड़ा तो एक्स वाई जेड बन गया, जेड को छोड़ा तो एक्स वाई यू बन गया, वाई को छोड़ा तो एक्स जेड यू बन गया, और x को छोड़ा तो वाई जेड यू बन गया। और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि 4 है तो एक एक करके चारों को हमने छोड़ दिया, तो 4 हो गए। तो ये आ गया 4, और फिर एक क्वाड्रपल, तो ए सेट ए इटसेल्फ। इसका मतलब फिर यहां ब्रेकअप आ रहा है 1+4 +6 +4 +1। अब जरा देखो, जब हमने नंबर ऑफ सबसेट्स को कैटेगरी वाइज ब्रेक किया तो एक नंबर का ट्रायंगल बन रहा है। ये नंबर का ट्रायंगल जो है, इसको बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल जो है ये बताता है कि किसी भी सेट के टोटल कितने सबसेट होंगे, वो किसी रो का सम, और उसके ब्रेकअप क्या होगा कि एक एलिमेंट वाले कितने सबसेट होंगे, 2 एलिमेंट वाले कितने सबसेट होंगे, 3 वाले कितने होंगे, 4 वाले कितने होंगे, एटसेट्रा। और इस पास्कल ट्रायंगल को क्रिएट करने का बड़ा सिंपल वे है, दैट ईच रो बिगिंस विद 1 एंड्स विद 1। बिगिनिंग वाला नल सबसेट और एंड वाला सेट इटसेल्फ एज अ सबसेट, और बीच के जो एलिमेंट है वो प्रीसीडिंग रो के दोनों एलिमेंट का सम होते हैं, 2 नेबरिंग का सम होते हैं। जैसे अगर 5 एलिमेंट का लिखना हो तो देखो, बना के देखने में तो बहुत टाइम लगेगा ना, लेकिन नंबर बताने में हमें टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। एक्स वाई जेड यू टी, ये मान लो 5 एलिमेंट है, इसके 2 की पावर 5 32 सबसेट्स होंगे। उनका ब्रेकअप मैं बोल रहा हूं, देखो ध्यान से। यहां 1 से स्टार्ट करो तो एक नल, 1+4 5 सिंगल्टन, 4+6 10 डबलेट, 6+4 10 ट्रिपलेट, 4+1 5 4 एलिमेंट वाला, और एक सेट इटसेल्फ। तो इसका ब्रेकअप है 1+5 +10 +10 +5 +1। हर एक रो इधर से देखो, इधर से देखो, सेम है। मतलब जितने तरीके से एक एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं और रिमेनिंग रिजेक्ट कर सकते हैं, उतने तरीके से रिमेनिंग सेलेक्ट कर सकते हैं और एक रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए दोनों साइड से सेम आएगा हमेशा। लेफ्ट से राइट जाओ या राइट से लेफ्ट जाओ, पास्कल रोज बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो ये हो गया तुम्हारा हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स एज वेल एज नंबर ऑफ सबसेट हैविंग सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, 6 एलिमेंट के लिए क्या होगा? अगर किसी सेट में 6 एलिमेंट है, ऐसे, इसके कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर 6 मतलब 64 सबसेट्स होंगे। उनका ब्रेकअप बता सकते हो? जरा ट्राई करो, सारे बच्चे ट्राई करेंगे, फटाफट बताओ उनका ब्रेकअप क्या होगा। एक नल सबसेट, आगे बोलो। 6 6 सिंगल्टन सबसेट्स, 15 डबलेट, 20 वेरी गुड, 20 ट्रिपलेट्स, 15 and 6। हाँ 15 4 एलिमेंट वाले, और 6 5 एलिमेंट वाले, और एक सेट इटसेल्फ। ये ब्रेकअप हो गया। तो ये तो पास्कल्स ट्रायंगल का बारे में मैंने बताया कि कैसे इसको नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए आप यूज कर सकते हैं। पास्कल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने का तरीका भी आपको समझ में आ गया, ठीक है।
तीसरी बात, ये पास्कल ट्रायंगल का एक दूसरा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन 2, बाइनोमियल एक्सपेंशन में कैसे इसको अप्लाई करते हैं, वो आप वीडियो देख लेना जो मैंने भेजा है, उसके अंदर डिटेल में बताया मैंने, तो वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप वहाँ से देखेंगे उसको, उसी बहाने एक बार ये पूरा लेक्चर रिवाइज भी हो जाएगा। तो सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, सारी बात समझ में आ गई? तो इसके बाद आप लिखेंगे, ये आपने ये वाली स्लाइड नोट कर लिया बेटा, तो मैं स्लाइड को चेंज करूं। हेलो, शुड आई चेंज, शुड आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, या अभी आप नोट कर रहे हैं? सर नेक्स्ट स्लाइड पर जा सकते हैं। बाकी लोग, सभी लोग बोल रहे हैं, सब लोग नोट कर चुके हैं, तो मैं जा रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आप इसके बाद लिखेंगे प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स। अब यहां देखो, सबसे पहले तो आप लिखेंगे प्रॉपर सबसेट का ए सबसेट बी का मतलब क्या होता है? ए इज कंटेन्ड इन बी, ठीक है? जहां कहीं बोलते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, मीन्स ए इज कंटेन्ड इन बी। यहां कंटेन्ड का मतलब एलिमेंट नहीं होता है बेटा, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ ए लाई इन बी, एलिमेंट्स ऑफ ए लाई इन बी। अब प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है प्रॉपरली कंटेन्ड, और इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है इम्प्रॉपरली कंटेन्ड। तो ईच सेट, ये ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से पहले लिखो। ईच सेट ए is called improper subset of A। रीजन इसलिए क्योंकि A और A दोनों सेम है, तो अगर आप बोलते हो A में कंटेंट है, तो ये बात थोड़ी इम्प्रॉपर सी नहीं लग रही है कि प्रॉपरली कंटेंट का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलता हूं A B में प्रॉपरली कंटेंट है, इसका मतलब B बड़ा है और A छोटा है, और A के अलावा भी B में कुछ है, तब वो प्रॉपरली कंटेंट होता है। अगर इक्वल हो गया तो उसको हम इम्प्रॉपरली कंटेंट बोलते हैं। अब इसी बात से डिफाइन कर दो, तो डिफाइन, डेफिनेशन थोड़ी सी मैथमेटिकल होती है, इसलिए उसको पहले मैंने समझा दिया। अब लिखो, एक पॉइंट यहां और भी लिख दो, नल सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो हर जगह प्रॉपरली कंटेन्ड है, ऐसा बोलो, प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। एवरी नॉन एम्प्टी सेट, एवरी नॉन एम्प्टी सेट। समरजीत, क्या हुआ था बेटा? लॉग आउट हो गए थे क्या तुम? चलो, तो अब हम डिफाइन कर रहे हैं प्रॉपर सबसेट को, तो लिखेंगे नॉन एम्प्टी सबसेट के बारे में बात करें। अ नॉन एम्प्टी सेट, अ नॉन एम्प्टी सेट A is called proper subset of B, proper subset of B। अगर A नॉन एम्प्टी है और उसको A को B का प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, तो उसका नोटेशन वही है, A is a subset of B।
ये वाला, if and only if each element of A lies in B and B has at least one such element which is not in A. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि 1 2 3 5 is a proper subset of 1 2 3 4 5, तो ये बात सही है। क्यों सही है? क्योंकि 2 इसमें है, 3 इसमें है, 5 इसमें है, और इस सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है। जैसे कि 1 बी में है बट ए में नहीं है, 4 बी में है बट ए में नहीं। कम से कम एक एलिमेंट बी में ऐसा होना चाहिए जो एक्स्ट्रा हो, तब ये प्रॉपर सबसेट होता है ना। ये प्रॉपर सबसेट का सिंबॉलिक नोटेशन है। और जब इम्प्रॉपर हो जाता है तो उसको हम इक्वालिटी से डिनोट करते हैं। तो ये ऐसे सबसेट के साथ ऐसे इक्वालिटी लगा देंगे, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट का नोटेशन है। इक्वालिटी मतलब इम्प्रॉपर। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो ध्यान से देखो, नोट एक, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू n, अगर किसी सेट में n एलिमेंट हैं, मतलब ए सेट तुम्हारा मान लो ऐसा है x1 x2 x3 ऐसे xn, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, फटाफट आंसर आना चाहिए। 2 raised to the power n, वेरी करेक्ट। एंड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? कितने प्रॉपर सबसेट्स होंगे बेटा? तो हर एक सेट में एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है, वो सेट खुद अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो 2 raised to the power n नंबर ऑफ सबसेट -1, ये नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स हो गए। तो दिस इज व्हाट, सारा कुछ हो गया। सबसेट क्या है, कितने सबसेट्स होंगे, कैटेगरी वाइज उनको काउंट कैसे करते हैं, प्रॉपर सबसेट क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, और कितने प्रॉपर सबसेट्स होंगे। एक इम्प्रॉपर सबसेट होगा, तो किसी भी सेट में एक ही इम्प्रॉपर सबसेट हो सकता है। ठीक है जी। अब जरा एक लास्ट पॉइंट लिख दो और क्वेश्चन करते हैं। लास्ट पॉइंट, power set of a set A, power set of A denoted as P of A बोलते हैं इसको, and is set of all the subsets of A। बहुत सिंपल सा बात बोल रहा हूं बट ध्यान से समझना। पावर सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो सेट होते हैं, सेट। तो अगर मैं पावर ऑफ ए को डिफाइन करूं तो मैं ऐसे बोलूंगा, इट इज कलेक्शन ऑफ कैपिटल एक्स सच दैट कैपिटल एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए। तो इसको पावर ऑफ ए बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हो कि सेट ए हैज एलिमेंट एक्स वाई एंड जेड, तो राइट डाउन पावर ऑफ ए।
तो इसके सबसेट लिखने के लिए बोल रहे हैं, तो नल सबसेट सिंगलटन एक्स, सारे सबसेट लिखो और कॉमा से सेपरेट करके और करली ब्रैकेट के अंदर में इनक्लोज कर दो, तो ये सारे सबसेट्स का सेट बन जाएगा। So this set is called power set of A. ठीक है, तो पावर सेट का मतलब समझ में आ गया। अगर आपसे बोलें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ ए, तो क्या बोलोगे? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, क्योंकि पावर सेट के एलिमेंट ए के सबसेट्स हैं, तो जितने ए में सबसेट्स होंगे उतने एलिमेंट होंगे पावर ए में, मतलब 2 की पावर n है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। इतनी बातें आपको आनी चाहिए अगर हम सबसेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं या रिलेटिव क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो शुड आई मूव टू क्वेश्चंस? अब जो जो पढ़ा आपने, जो जो सीखा, उस पर कुछ वैसे तो क्वेश्चन बीच बीच में कर ही रहे थे, 2 एलिमेंट के सबसेट बनाना है, 3 के बनाना है, 1 का बनाना, पावर सेट लिखना, ठीक है। बट स्टिल अब प्रॉपरली इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो एक एक क्वेश्चन मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, फटाफट आप आंसर करेंगे। यस बेटा, पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन सेट नोटेशन। सेट नोटेशन में लिखो, यहां पर लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ, वर्ड्स में लिखा हुआ, उसको नोटेशन या सिंबॉलिक तरीके से लिखना है आपको, ठीक है। फटाफट करिए, जरा इस क्वेश्चन को करके रखिए। क्या क्या ऑब्जर्व किया? फर्स्ट का T is a set and capital small t is a member, तो small t belongs to capital T, ये पहले का आंसर है। क्लियर है? ऐसे B C D E F सारे पार्ट का आंसर देना आपको। A is equal to B, तो A is इक्वालिटी का सिंबल तो ये है, पहला हो गया। दूसरा हो गया C, P is a subset of Q, तो ये कैपिटल P सबसेट मतलब कंटेन्ड इन, P is subset of Q। आगे C is not a subset of B, not a subset मतलब सबसेट को क्रॉस कर दो, मतलब यहां लिखो C, यहां लिखो सबसेट और यहां लिखो B, not a subset of B। अब E, R is superset of N, तो R सुपरसेट की तरफ लेग्स होते हैं, N। R इज रियल नंबर का सेट, सेट ऑफ रियल्स भी मान सकते हो। N इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो भी ये वैलिड है। वैसे R कोई भी सेट हो सकता है। लास्ट, N इज कंटेन्ड इन W, कंटेन्ड इन का मतलब होता है सबसेट, N इज अ सबसेट ऑफ W। N के सारे एलिमेंट अगर W में है तो N इज कंटेन्ड इन W बोला जाता है। तो ये तो हो गया कि जो लैंग्वेज में लिखा हुआ उसका सिंबॉलिक नोटेशन क्या है। आई होप सभी लोगों को क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। ठीक है, जैसे तन्मय ने ये कैपिटल T इक्वल टू T लिखा था, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। हालांकि तुमने ऐसे लिखा कैपिटल T इज अ सेट हैविंग T एज अ एलिमेंट, तो ओनली T एज एन एलिमेंट तो नहीं लिखा है बेटा, तो आप कैपिटल T को सिंगलटन T लिख दिया तो गलत हो गया तुम्हारा। सिर्फ आपको लिखना था स्मॉल t इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल T, इसके अलावा भी कोई एलिमेंट हो सकते हैं। आई डोंट डिनाई नाइदर आई एडमिट।
मिस्टर तन्मय क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक है, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पर जाइए और फटाफट सॉल्व करिए। रीड द क्वेश्चन एंड आइडेंटिफाई व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। क्वेश्चन 2 में क्या पूछा गया? डिस्क्राइब वेदर ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए और नाइदर ए सबसेट बी और बी सबसेट ऑफ ए। ये डिसाइड करना है। ए सेट को पढ़ो, बी को पढ़ो और मेंशन करो कि ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है, या ना तो ए बी का ना ही बी ए का सबसेट है। ये तीनों में से क्या है ये आपको बताना है हर एक केस के लिए। फर्स्ट केस में आपने क्या डिटरमिन किया? ऑब्जर्वेशन के बाद क्या लगा आपको? ए क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज सर्कल इन द प्लेन, मतलब ए सेट ऑफ ऑल सर्कल्स इन द प्लेन। एंड बी इज सेट ऑफ यूनिट सर्कल्स, यूनिट रेडियस का सर्कल। तो ऑब्वियसली बी विल बी ए सबसेट ऑफ ए, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 यूनिट रेडियस वाले सर्कल है और इसमें सारी रेडियस वाले सर्कल है, सारे सर्कल है, तो बी सबसेट ए है। पहला पार्ट तो क्लियर डिसाइड हो गया। सेकंड पे आइए। सेकंड में क्या बोलेंगे आप? x such that x is a set of triangles, a set of triangles, मतलब ट्राइंगल ऑफ एनी डायमेंशन, एनी डिस्क्रिप्शन। स्केलीन भी होगा, ट्रायंगल इक्विलेटरल भी होगा, आइसोसेलेस भी होगा, राइट एंगल होगा, सारा कुछ इसके अंदर में। बी एक्स एक्स इज अ रेक्टेंगल, ये सेट ऑफ रेक्टेंगल है। अब क्या बोलोगे भाई? नाइदर। वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि कोई भी ट्राइंगल रेक्टेंगल नहीं हो सकता, कोई रेक्टेंगल ट्राइंगल नहीं हो सकता। तो नाइदर ए इज अ सबसेट ऑफ बी नॉर बी इज अ सबसेट ऑफ ए, कोई भी सही नहीं है। सर एक बार फर्स्ट वाला फिर से रिपीट कर दो। रिपीट करने लायक कुछ है बेटा? मैंने बोला कि ए सेट बोल रहे हैं, ए सर्कल के किसी प्लेन में लाई करने वाले सर्कल्स का सेट है। तो सर्कल मतलब क्या? उस प्लेन में कोई भी सर्कल ड्रॉ करो, 0 रेडियस, 1 रेडियस, 2 रेडियस, हाफ रेडियस, 1.1 रेडियस, इन्फिनाइट रेडियस, तो सारे सर्कल्स का सेट है। वेयर एज बी बोल रहे हैं एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन, उसी प्लेन में लाई करने वाले उन सर्कल का सेट जिनका रेडियस 1 है। तो ऑब्वियसली बी के जो एलिमेंट होंगे, बी वाले जो सर्कल होंगे वो ए में तो लाई करेंगे ना, क्योंकि ए में तो सारे रेडियस के सर्कल्स हैं। यस सर, यस सर। ठीक है, अब थर्ड पे आ जाओ। ए इज सबसेट ऑफ बी, वेरी करेक्ट। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल, बट ऑल ट्रायंगल्स आर नॉट इक्विलेटरल। तो बी सारे ट्रायंगल्स का सेट है और ए सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का सेट है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, राइट? पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा भी हो गया। बोलो। यस सर। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड पे। हाँ जी, जल्दी आंसर करो। Examine
whether the following statements are true or false. पहले में क्लियर दिख रहा है कि ये जो लेफ्ट वाला सेट है ये राइट वाले का सबसेट है, क्योंकि इसके दोनों एलिमेंट इसमें हैं, तो इन्होंने बोला नॉट ए सबसेट, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। वेल डन, वेरी करेक्ट मिस्टर मयंक। ए ई इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ वावल्स, ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि जो राइट वाला सेट है उसमें ए ई आई ओ यू, तो लेफ्ट के दोनों एलिमेंट राइट वाले में है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड एंड फोर्थ। लेफ्ट हैंड साइड x इज अ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला सेट है 2 4 6, ना 2 and 4 इज अ सबसेट ऑफ। राइट वाले में क्या है, 36 के नेचुरल डिवाइजेस, नेचुरल फैक्टर्स, तो 36 के फैक्टर है 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 12 and 18 and 36, ये इसके फैक्टर्स हैं। तो अब ये सी बात है कि 2 और 4 ये दोनों यहाँ पर हैं, तो ये इसका सबसेट है, तो ये भी ट्रू है। लास्ट, स्टेट सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इज कंटेन्ड इन द सेट ऑफ स्क्वायर्स। तो अगर रेक्टेंगल के सेट को R बोलते हैं और अगर स्क्वायर के सेट को S बोलते हैं, तो S विल बी अ सबसेट ऑफ R। व्हाट इज रेक्टेंगल? Rectangle is a parallelogram having all angles 90, all angles right angle। अगर किसी पैरेललोग्राम के सारे एंगल राइट एंगल है तो उसको रेक्टेंगल बोलते हैं। रेक्टेंगल की डेफिनेशन में साइड के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। हाँ, ये जरूर है कि पैरेललोग्राम है इसलिए अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो रेक्टेंगल में एक साइड x है, एक साइड y है, तो x इक्वल टू y भी हो सकता है और x नॉट इक्वल टू y भी हो सकता है। अब जब x इक्वल टू y हो जाता है तो उस रेक्टेंगल को स्क्वायर बोलते हैं, और x नॉट इक्वल टू y होता है तो इसको नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल बोलते हैं। नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल दोनों होंगे, स्क्वायर भी रेक्टेंगल है। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। तो स्क्वायर वो रेक्टेंगल होता है जिसमें साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल इफ साइड्स आर इक्वल। और जो रोम्बस होता है, रोम्बस वो रेक्टेंगल होता ही नहीं, वो एक पैरेललोग्राम होता है जिसमें साइड्स इक्वल होती हैं, वो एक अलग चीज है। तो स्क्वायर इज रोम्बस एज वेल। स्क्वायर एक रोम्बस है बट रोम्बस सारे के सारे स्क्वायर नहीं होते हैं। तो चलो ये सब बातें तो बेसिक पहले से आप जानते हो, मैंने जस्ट रिकॉल किया। तो फाइनली हमारा ये आ गया, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो बोलिए। ऑल क्लियर? क्या बात है, तुम लोग एकदम चुपचाप हो, गलतियां पे गलतियां कर रहे हो, है ना? पिछली क्लास में जो लेक्चर दिया उसको देखा नहीं है, आज की क्लास में आप बहुत चुपचाप हो, रिप्लाई नहीं कर रहे हो, क्या बात है? ठीक है बेटा, सर आ गया समझ।
चलो सिर्फ 3 बच्चे कुछ बोल रहे हैं, बाकी सब लोग साइलेंट हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सभी को समझ में आ गया। अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे बोला राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट एंड फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ए, ये सब तो आप कर ही जाएंगे, है ना। इसका पावर सेट लिखो जरा, तो राइट डाउन इट्स पावर सेट। तो पावर सेट में क्या लिखोगे? सारे सबसेट का कलेक्शन। तो एक तो नल सबसेट होगा, 4 सिंगलटन होंगे, डबलेट कितने होंगे? 6 डबलेट होंगे, 1 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, ऐसे 1 1 के पेयर बना रहा हूं मैं, 3 पेयर बन गए। अब 1 को ड्रॉप करके 2 के 2 पेयर बनेंगे, 2 3 2 4। अब वो अगर 2 को भी ड्रॉप कर दो तो 3 4, ये 6 डबलेट बनेंगे। फिर 4 ट्रिपलेट बनेंगे। ट्रिपलेट 4 कैसे बनेंगे? तो एक को ड्रॉप करो और रिमेनिंग 3 को लेते जाओ, तो 4 ही तरीके हैं ऐसा करने के लिए। 1 को ड्रॉप किया, 2 3 4, लेफ्ट से ड्रॉप करना स्टार्ट करेंगे। 2 को ड्रॉप किया, 1 3 4, 3 को ड्रॉप किया तो 1 2 4, और 4 को ड्रॉप किया तो 1 2 3। अब चारों को ले लेंगे तो 1 2 3 4। ये जो सेट हमने लिखा इसी को बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। दिस इज पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है बेटा, तो ये तो कुछ हुआ कि सबसेट से रिलेटेड छोटी मोटी प्रॉब्लम कैसे पूछी जाएंगी, सबसेट क्या है, सबसेट का कैटेगरीज, प्रॉपर्टीज, टाइप्स, प्रॉपर सबसेट क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, एटसेट्रा। अब जब सबसेट समझ गए, इक्वल सेट समझ गए, इक्विवेलेंट सेट समझ गए, तो इसके बाद एक आपका टेस्ट हो रहा है, ये सारी अंडरस्टैंडिंग पर बेस करके। ये टेस्ट में देखो तो कितने पार्ट हैं? तो 11 पार्ट्स हैं। आपको बताना है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। तो पहले तो कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं और कौन कौन से फॉल्स है, पहले मार्क कर दो। मार्क करने के बाद व्हाई मैं डिस्कस करूंगा। पहले अपने आप फटाफट मार्क करो, सभी बच्चे मार्क करेंगे कि ये 11 में से कौन से ट्रू स्टेटमेंट है और कौन से फॉल्स हैं, कौन से करेक्ट हैं और कौन से इनकरेक्ट हैं। करेक्ट के लिए टिक कर दोगे, इनकरेक्ट के लिए क्रॉस कर दो, या करेक्ट को टी कर दो ट्रू और इनकरेक्ट को एफ कर दो क्विक। किसी की कोई रिप्लाई अभी तक नहीं आई?
3 4 ए का सबसेट है तो 3 बिलोंग्स टू ए एंड 4 बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, विच इज नॉट ट्रू। ना तो 3 ए का एलिमेंट है ना तो 4 ए का एलिमेंट है। इनफैक्ट 3 एज वेल एज 4 आर द एलिमेंट ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। बिल्कुल ठीक बोला मयंक ने। 3,4 बिलोंग्स टू ए, ये ट्रू स्टेटमेंट है। आगे पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू। बिल्कुल ठीक है बेटा, आगे कैरी ऑन करो, कैरी ऑन, वेल डन। थ्री इज ट्रू, वेरी करेक्ट। क्योंकि इस ए सेट के देर आर 4 सिंगलटन सबसेट ऑफ ए। कौन कौन सा? सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 5 एंड सिंगलटन सेट हैविंग अ सेट 3,4 एज एन एलिमेंट। तो ये भी सबसेट है ए का, ये भी सबसेट है ए का, ये भी सबसेट है ए का, और ये भी सबसेट है ए का। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। वेल डन, सो फार यू आर डूइंग फैंटास्टिक। मयंक एंड तन्मय, कीप इट अप। नेक्स्ट, महक ने बोला फोर्थ इज ट्रू, फिफ्थ इज फॉल्स। फोर्थ 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल ठीक है। और पांचवा फॉल्स है, ये भी बिल्कुल सही है। ये ट्रू स्टेटमेंट और ये ट्रू स्टेटमेंट है। वेल डन, वेल डन। ये भी हो गया, मतलब ये सारा सही है, ये भी 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 सही है। सही मतलब इसमें 4 ट्रू हैं, ये ट्रू था, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स था, ये 6 इज ट्रू, वेरी करेक्ट। क्योंकि ए सेट के जब ये तीनों एलिमेंट को कलेक्ट करोगे तो ये सबसेट बनेगा, बिल्कुल ठीक है। इधर ये फॉल्स है, 7th फॉल्स है। 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए का एलिमेंट है, 2 भी ए का एलिमेंट है, बट 3 ए का एलिमेंट नहीं है, तो ये फॉल्स है। क्योंकि सबसेट के सारे एलिमेंट सुपरसेट में होने चाहिए। 8th 5 बिलोंग्स टू ए, फॉल्स है। 9th फॉल्स है। 5 सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल ट्रू है। 5 हर एक एलिमेंट का, हर एक सेट का सबसेट होता है। तो ये लो जी, ये भी हो गया, ये भी, ये भी हो गया, ये भी हो गया। लास्ट, सिंगलटन 5 इज सबसेट ऑफ ए, फॉल्स। अरे भाई, सिंगलटन 5 एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है, अगर ये इसका सबसेट है तो 5 बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। सबसेट का एलिमेंट सुपरसेट में होता है, तो 5 क्या ए का एलिमेंट है, तो ए के 4 ही तो एलिमेंट है, 1 2 एंड 5, और एक सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट, तो नल सबसेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो 11th फॉल्स है। तो आपने देखा कि सारा चैप्टर, सारे कॉन्सेप्ट करने के बाद भी डिसीजन में गलतियां हो रही कुछ लोगों से। तो ये मिस्टेक्स बताते हैं कि देयर इज लिटिल ऑफ अनक्लैरिटी समवेयर। कोई चीज ऐसी भी है जिसको आपने थोड़ा सुपरफिशियली कर लिया या नजरअंदाज किया, या कोई चीज को उतने ध्यान से नहीं समझा जितने अच्छे तरीके से समझना चाहिए। बट एनीवे, मिस क्वेश्चंस करते ही इसीलिए हैं सो दैट हमारा जो अंडरस्टैंडिंग का प्रोसेस में जो ड्रॉबैक रह गया, जो लैकुने रह गए, उनको हम आइडेंटिफाई करें, उसको प्लग इन करें। ठीक है, तो ये पांचों क्वेश्चन सभी क्लियर हैं? बात थोड़ा थोड़ा और क्लैरिटी आई? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अब सबसेट्स की बात समझ में आ गई, सबसेट्स वगैरह सारा कुछ क्लियर हो गया। तो इसके बाद में आई विल जस्ट डिस्क्राइब 3-4 छोटी छोटी डेफिनेशन, और आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करेंगे। तो इसके बाद लिखेंगे बेटा नॉट वेन्यूलर डायग्राम, हाँ। अब सबसे पहले लिखिए डिसजॉइंट सेट्स, हेडिंग देंगे डिसजॉइंट सेट्स।
two sets A and B are called disjoint. अच्छा, दो सेट को ज्वाइंट कब बोलते हैं? ज्वाइंट मतलब जब वो ओवरलैप कर रहे हैं, ऐसे मतलब उसमें कुछ एलिमेंट कॉमन हो। डिसज्वाइंट मतलब नो एलिमेंट कॉमन। इफ एंड ओनली इफ they have no common element, they have no common element. For example, अगर मैं A लेता हूं set of alphabet A, B, C, D and B set लेता हूं set of alphabet X, Y, Z, A and B are disjoint. तो डिसजॉइंट मतलब है कि उसमें कुछ भी कॉमन एंट्री नहीं होनी चाहिए, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। अब आता है एक और डेफिनेशन जिसको हम बोलते हैं, एंड यहीं पर नोट करके लिख दो, नोट, ए एंड बी आर कॉल्ड नॉन डिसजॉइंट। कोई भी दो सेट को नॉन डिसजॉइंट कब बोलेंगे? जब वो डिसजॉइंट ना हो। इफ एंड ओनली इफ दे हैव at least one common element. For example, हाँ तन्मय, one second. A is set of primes and B is set of even integers, even natural numbers. तो A में जो एलिमेंट आएंगे 2, 3, 5, 7, 11 ऑन एंड ऑन। B में जो एलिमेंट आएंगे वो 2, 4, 6, 8 ऑन एंड ऑन। तो इन दोनों में एक और सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन है, ये नॉन डिसजॉइंट है। एक भी एलिमेंट अगर कॉमन हो गया तो नॉन डिसजॉइंट हो गया, ठीक है। तो डिसजॉइंट है नॉन डिसजॉइंट समझ में आ गया? हाँ समझ, बोलो बेटा यशस्वी। सर जैसे नल सेट के अंदर हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं होता तो वो नॉन डिसजॉइंट है कि डिसजॉइंट आएंगे? null set is a disjoint with any set because null और किसी भी सेट का कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि null में कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो null set is always disjoint to all the sets. ओके सर। तो disjoint समझ में आ गया सबको? तो इसके बाद एक और डेफिनेशन लिख देंगे, यूनिवर्सल सेट। एक डेफिनेशन लिखेंगे यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट एज द नेम सजेस्ट। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है? जो सबको कंटेन करे। इसका नोटेशन होता है डिनोटेड बाय यू या कैपिटल एस। तो यूजुअली कैपिटल एस मैं यूज करूंगा या समटाइम्स यू भी यूज करते हैं क्वेश्चन में, बिकॉज यू को हम ऑपरेशन के लिए यूज करेंगे इसलिए हम एस यूज करते हैं। इट इज अ सेट दैट कंटेन्स, ध्यान से सुनना, each element of every set under discussion, मतलब यूनिवर्सल सेट जो है सिचुएशन वाइज डिफाइन होता है। जितने किसी सिचुएशन में, किसी कॉन्टेक्स्ट में हम जितने सेट्स की बात कर रहे होंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन होगा।
For example, in a problem, suppose I am talking of 4 sets. Set A, set B, set C and set D. Set A क्या है? Set A is X such that X is prime less than equal to 10. Set B क्या है? Set B is such that collection of B such that B is equal to 4k plus 1. K is a natural number and k is less than equal to 3. Set C क्या है? तो C is small c such that C is equal to n square where n is less than equal to 5. Set D क्या है? तो it is collection of element D such that D is odd natural number less than equal to 13. अब मान लो ये आया तो A में क्या क्या एलिमेंट आए? A में एलिमेंट आएगा 2, 3, 5, 7. B में क्या एलिमेंट आएगा? तो B में एलिमेंट आएंगे 1, नो के नेचुरल नंबर 5, 9, 13. C में क्या क्या एलिमेंट आएगा? परफेक्ट स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25. D में क्या क्या एलिमेंट आएगा? तो D में आएगा ऑड नंबर्स मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. ये 4 सेट की बात हो रही किसी क्वेश्चन में. तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? एक ऐसा सेट जिसमें इन सबके एलिमेंट हो. मतलब A is subset of S, B is also subset of S, C is also subset of S, and D is also subset of S. Therefore, S is superset of all the sets we are talking about. Superset of all these sets जिनकी हम बात कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली S के लिए तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, बट S सबसे छोटा यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? ये सारे एलिमेंट ले लो, जैसे 1 ले लो, 2 ले लो, 3, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये तो लेना ही लेना है. अब जो लेते जा रहे हैं उनको हम टिक करते जा रहे हैं. देन 7, 9, 7 ले लिया, 9 ले लिया, तो ये देखो ये सारा कवर हो गया. 7 भी हो गया, 9 भी हो गया. अभी बात नहीं कंप्लीट हुई. 13, 11, 11, 13, 11 भी ले लिया, 13 भी ले लिया. अब बचा क्या? 16 एंड 25. ये यूनिवर्सल सेट है. और इतना ही नहीं, ये क्यों यूनिवर्सल है? क्योंकि इस सेट में ABCD चारों सेट के सारे एलिमेंट हैं. और इसी के साथ साथ ये भी लिख दो अलग से, एंड every superset of universal set S can also be taken as universal set. इसी वजह से यूनिवर्सल सेट हमेशा गिवन होता है. तो यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन में मेंशन्ड होता है, नहीं तो हर बच्चा अपने अपने हिसाब से यूनिवर्सल सेट ले लेगा. जैसे इसी में अगर मैं 6 भी डाल दूं, 8 भी डाल दूं, 10 भी डाल दूं, तो वो सेट में भी तो ABCD चारों सेट के सारे एलिमेंट होंगे, तो वो भी यूनिवर्सल रिगार्ड किया जाता है. तो यूनिवर्सल सेट हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है. और डायग्रामेटिक जब स्टडी करते हैं तो यूनिवर्सल सेट को हमेशा एक रेक्टेंगल से शो करते हैं. तो जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो वेन डायग्राम करेंगे
तो ये यूनिवर्सल सेट का सिंबॉलिक नोटेशन है। मतलब एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया और उस रेक्टेंगल की बाउंड्री के अंदर जो डॉट्स हैं ये पॉइंट्स हो गए यूनिवर्सल सेट के। तो इन्फिनिट मेनी पॉइंट्स भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल इज द नोटेशन फॉर यूनिवर्सल सेट, और बिकॉज सारे सेट्स ए बी सी डी इसी रेक्टेंगल के, उनके एलिमेंट इसी रेक्टेंगल के अंदर ही होने चाहिए क्योंकि वो सभी सबसेट हैं इसके। तो जो सेट्स हैं उनको हम सर्कल से ड्रॉ करते हैं। जैसे एक सर्कल ऐसे ड्रॉ किया ए, मान लिया कि ये सर्कल ए सेट को डिनोट कर रहा है, तो इस सर्कल के अंदर के डॉट जो है ए के एलिमेंट है 2 3 5 7। अब ए और बी में देखो तो एक एलिमेंट कॉमन है, तो ए और बी जो है वो डिसजॉइंट नहीं है, नॉन डिसजॉइंट है, तो उसको हमेशा ओवरलैपिंग सर्कल से दिखाते हैं। अब इसको ऐसे लिखेंगे, देखो ये 5 कॉमन एलिमेंट है तो यहां मैंने 5 लिख दिया। ए में है 2 5 7 2 3 7, और बी में है 5 7 5 9 13, तो यहाँ 9 हो गया, यहाँ 13 हो गया। ये ए हो गया, ये बी हो गया। कॉमन एलिमेंट ये शेडेड रीजन, जो ओवरलैप्ड रीजन है उसमें लिखे जाते हैं। ऐसा ऐसे अगर दो सर्कल्स हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, जैसे फर्स्ट वाला देखो और ये वाला देखो, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो डिसजॉइंट सर्कल से डिनोट होंगे ऐसे। हालांकि बी और ए में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? 9। तो थोड़ा सा ऐसे दिखा सकते हैं, और अच्छे से दिखाना चाहे ना तो ऐसे। तो ये सब डायग्रामेटिक नोटेशन रिप्रेजेंटेशन का तरीका है जो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो ये 9 कॉमन एलिमेंट था, किसका? बी और सी का, और सी में एडिशन एलिमेंट 1 4 16 25, तो 1 4 16 एंड 25 ऐसा। तो ए और सी डिसजॉइंट है, ए और बी में एक एलिमेंट कॉमन है, बी और सी में एक एलिमेंट कॉमन, बी और सी नॉन डिसजॉइंट है, ए एंड सी डिसजॉइंट है, ए और बी नॉन डिसजॉइंट है। तो ए एंड बी क्या है? नॉन डिसजॉइंट। बी एंड सी भी क्या है? नॉन डिसजॉइंट है। ए एंड सी क्या है? डिसजॉइंट है, जॉइंट नहीं है। तो ऐसे ही आप शो कर सकते हैं वेरियस सेट्स को। तो यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया, डिसजॉइंट सेट समझ में आ गया। ठीक है, सबसेट, सबसेट कैसे होता है? तो अगर मान लो पी क्यू का सबसेट है तो ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये पी है, सॉरी ये अंदर वाला पी है और बाहर वाला क्यू है। तो सबसेट को, सबसेट का जो सर्कल होगा वो सुपरसेट के अंदर ड्रॉ होगा। तो ये सारा जो बातें ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे जब हम लोग डायग्रामेटिक रिलेटिव स्टडी ऑफ सेट, डायग्रामेटिक मेथड ऑफ रिलेटिव स्टडी ऑफ सेट, दैट इज वेन डायग्राम है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप आज इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। ठीक है, तो आज का डिस्कशन बेटा यहाँ पर क्लोज करते हैं। अब पिछला लेक्चर तो आपने देखा नहीं था, तो क्या अगर आप बोलो तो एक लेक्चर में शेयर कर दूं जिसमें ये सारी जो बातें हैं डायग्रामेटिक वाला वो उसमें मेंशन्ड होगा, उसको एक बार गो थ्रू हो जाना। तो अगली क्लास में हम लोग प्रॉब्लम्स पर फोकस करेंगे, कुछ और चीज पर कर सकता है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो कर देता हूं, अगर आपके पास नहीं समय है तो रहने देते हैं। बोलो, रहने दे? सर कर देना। सभी लोग बोलेंगे, सभी। सर कर देना। सर मेरा एक बार नेट बीच में खराब हो गया था, तो एक बार आप दोबारा बोल सकते हो? किस, कौन सा पॉइंट बेटा? क्या पूछ रहे हो सर?
मैं बोल रहा था कि एक लेक्चर जो है वो एक रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर दूं। जो जो पिछली रिकॉर्डिंग मैंने शेयर करी थी वो तो आप लोग देख नहीं पाए, तो उसको नहीं देखा तो चलो मैंने पूरा फिर से करा दिया, अभी अभी करा दिया पूरा, ठीक है। तो एक रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ जिसमें वेन डायग्राम क्या है, उसमें कैसे क्या चीज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो थोड़ा होगा, उसको हल्का फुल्का देख लेना, उसको मतलब एक बार थ्रू हो जाना, तो क्लास के अंदर में जल्दी से हम लोग क्वेश्चंस पे और प्रॉपर्टी पे आ जाएंगे, ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट नहीं होगा। तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो 1-1.25 घंटे की रिकॉर्डिंग है, उसको देखने के लिए मैं शेयर कर दूं। भेज दो सर। ठीक है, तो मैं शेयर कर देता हूं, आप देख लेना, जो उसमें डाउट रह जाएंगे उसको आप नोट्स बना के रखना, मार्क करके रखना, सो दैट क्लास के अंदर में वो पॉइंट बाय पॉइंट डाउट डिस्कस होकर के सीधे क्वेश्चन पे आए, ठीक है। चलो बेटा, तो फिर आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बेटा। सर एग्जाम्स में हमसे डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। हाँ हाँ, आपके स्कूल एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, उस पर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, प्रूफ करने की बातें पूछी जा सकती हैं, तो स्कूल एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। इसीलिए मैं पूरा डिटेल में डेफिनेशन भी बता रहा हूँ, प्रूफ भी बता रहा हूँ, कोई चीज़ को क्रैम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, समझने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके। ठीक है बेटा।